आज हम जो करेंगे वो है हमारा सेकंड कंटेंट ऑफ सेकंड ट्रीटी, क्योंकि हमारी दो ट्रीटी है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट हमने डिस्कस कर ली। फर्स्ट में बेसिकली क्या है, फिल्मर को क्रिटिसाइज किया, उसने स्टेट को बताया है कि स्टेट इज़ अ जो नेचुरल है वो नेचुरल नहीं है, इट इज़ नॉट अ गॉड स्टेट। ओके, नाउ अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड है हमारा कि दैट इन द सेकेंड बुक ही हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट बाय यूजिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि देखो एलिमेंट समझो, पहले में क्या फिल्मर को क्रिटिसाइज कर रहा है, अब सेकंड में क्या दे रहा है, वो गवर्नमेंट की थ्योरी देगा। और गवर्नमेंट की थ्योरी देने से पहले क्या समझाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझाएगा कि किस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या है गवर्नमेंट आई एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे कि लोक्स व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, ह्यूमन नेचर समझना पड़ेगा। ह्यूमन नेचर से ही तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट बनेगा, मतलब बेसिकली, राइट। सो एवरी थिंकर इज ए चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। उसका ये कहना है कि एवरी थिंकर, जो भी जितने भी थिंकर है वो क्या है, अपने समय के एक बच्चा है वो अपने समय का। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हर समय ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन एक सी ही हो। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, और आप अलग अलग जगह रह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस अलग होगा, लखनऊ में रह रहे हो लखनऊ का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, दिल्ली का एक्सपीरियंस अलग होगा, देहरादून चले जाओगे वहाँ का अलग होगा, मनाली का अलग होगा। यानी कि क्या है, क्या चेंज हो रहा है, स्पेस चेंज हो रहा है। ठीक है, और टाइम को अगर बोले कि 2000 में और 2025 में, इन सभी जगहों पर भी चेंज हो जाएगा। यानी कि इंटर और इंट्रा दोनों फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सभी क्या है, जितने भी थिंकर है, एवरी वन इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ हिज टाइम ऑन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। तो हम यहाँ पर लोग का जो टाइम है, लोग के टाइम के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर को समझ सकते हैं कि इफ हॉब्स हैज सीन द ट्रबल्ड फेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री एंड गिव द पेसिमिस्टिक व्यू, लोग हैज सीन द स्टेबल पीरियड एंड सो गिव बैलेंस्ड व्यू। तो इसने क्या देखा है, क्योंकि देखो क्या होता है कि मैंने क्या बताया तुम्हें कि हमेशा क्या होगा कि एक टर्बुलेंट फेज के बाद एक क्या आएगा, सेटल होता चला जाएगा। मान लीजिए आप पानी उबाल रहे हैं, पानी उबलने के बाद क्या होगा, क्या वो कभी ठंडा नहीं होगा, एक टाइम बाद ठंडा भी होगा ना, सेटल डाउन तो होगा। तो वैसे ही जो हॉब्स का फेज है पहले वाला, उसमें क्या है, वो वॉर देख रहा है, बेसिकली सिविल वॉर एंड ऑल ये सब। तो जब वो वॉर देख रहा है तो उस टाइम पे क्या देखने को मिल रहा है कि वो काफ़ी जो सोसाइटी का जो नेचर है वो क्या है, बहुत केओटिक है, काफ़ी केओटिक है। और जब केओटिक है तो वो केओटिक क्यों है, क्योंकि ह्यूमन नेचर केओटिक है। अब ह्यूमन नेचर केओटिक है तो उसने क्या बोला, एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसको दे दो, स्टेट को दे दो। भाई इमेजिन करो, अगर जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे, याद है, अब दिल्ली, हाँ कोई से भी मान लो, दिल्ली में जब दंगे हुए तो क्या वहाँ पे वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, नहीं करेंगे ना। पुलिस वाले क्या काम करेंगे, साम दाम दंड भेद, जो हो सके वो यूज़ करो, और वो यूज़ करके यहाँ पर क्या करना है, पीस रिस्टोर करो। अगर सिंपल अपील से मान जाए अपील से, डंडे से माने डंडे से, गोली से माने गोली से, बट अब क्या काम करेंगे, अब पीस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वॉर होता है, वॉर में भी यही होता है कि पहले आप डिप्लोमेसी के थ्रू करते हो, यानी कि डिप्लोमेट्स के थ्रू बातचीत से करते हो, वो नहीं मानते तो फिर आप आर्मी का यूज़ करके वॉर करते हो। इवन दो जो हिटलर था उसने भी क्या कहा था, हिटलर ने ये कहा था कि वे डिप्लोमेसी फेल्स वॉर बिगिन, यानी कि जहाँ बातचीत से काम नहीं चलता वहाँ पे क्या डंडा यूज़ करना पड़ता है, वॉर चलाना पड़ता है। ठीक है, तो हॉब्स का जो फेस है वो क्या है, टर्बुलेंट फेज है, इसके बाद पीस रिस्टोर हो रही है। जो पीस हो रही है वहाँ पे क्या है, एक मिक्स देखने को मिल रहा है, एक बैलेंस्ड व्यू देखने को मिल रहा है। इसलिए लोक इज नॉट एज लॉजिकली इन कंसिस्टेंट लाइक दैट ऑफ हॉब्स। जैसे हॉब्स कंसिस्टेंट था ना लॉजिकली, वैसे लोक आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉक्स थ्योरीज आर मोर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, क्योंकि उसकी थ्योरी किसके बेस पर है, कॉमन सेंस के बेस पे। जस्ट लाइक प्लेटो इज लॉजिकली कंसिस्टेंट। ठीक है, बट एरिस्टोटल थ्योरी इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। एरिस्टोटल की थ्योरी किस पे थी, कॉमन सेंस के बेस पे, कि भैया कॉमन सेंस लगाओ, हल्का सा भी रेवोल्यूशन करोगे तो सोसाइटी में केओस हो जाएगा। तो आप वो कंजर्वेटिव था इस वजह से, है ना। और ये
प्लेटो रेडिकल कि उखाड़ फेंको, क्योंकि उनको ये तो समझ में आ रहा है कि सिस्टम बदलना है, बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टम बदलने जाओगे तो जो ऑलरेडी ह्यूमन है वो उस पर वो भी कर सकते हैं, रिवोल्ट भी कर सकते हैं, है ना। सो लोक इज नॉट लॉजिकली कंसिस्टेंट लाइक दैट ऑफ हॉब्स, लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं था, है ना। आगे समझ। नाउ नेक्स्ट, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर समझते हैं। ही टेक्स द व्यू ऑफ इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पर ये कह रहा है कि ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर बेसिकली क्या है, वो एक इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है। अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है क्या चाहिए, मेरे घर वालों को पता है उनको क्या चाहिए, मतलब हर दुनिया में हर किसी एक इंडिविजुअल को पता है किसको क्या चाहिए। कोई किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता, मतलब करेगा एक पॉइंट पे, दो एक थोड़ा सा करेगा, जब ठीक है उसको लग रहा है कि नहीं हो नहीं रहा तो वो हट जाएगा, बोलेगा कि नहीं मैं बिल्कुल अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को क्या करूँगा, ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ बट सप्रेस नहीं कर सकता। ऐसा होगा ना भाई, मान लो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है 100%, मान लो उसमें क्या काम करोगे तुम, 20% को बोलोगे कि चलो ठीक है इसको एडजस्ट कर लूँगा अगर ये ना भी हो, लेकिन 80% तो चाहिए ही चाहिए ना। नहीं मिल रहा तो आप भाग जाओगे। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है, रिलेशनशिप में किसी को मान लो क्या चाहिए, टाइम चाहिए, किसी को मनी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को, मतलब हर किसी की नीड अलग है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे बट उसके बाद दे विल नॉट एडजस्ट। ऑल राइट, यस सर। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो देन दे विल नॉट एडजस्ट। अब क्या होगा, यहाँ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम मैन इज सेल्फ सेंटर्ड बट इट डज नॉट मीन दैट मैन इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। वो कह रहा है कि मैन क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ अपने बारे में ही सोचेगा, वो दूसरों के भले के लिए भी डिसीजन लेना जानता है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था ना जब मैं फिल्मर वाला बता रहा था कि जब हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, समझो कि रीजनिंग है इंसान के अंदर कि वो कोई भी चीज़ें करेगा तो वो किस लिए करेगा, अपने लिए करेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे को चाहिए, मेरा डेली का 100 रुपये का खर्चा है, तो मेरे को डेली का 100 रुपये कमाना है, ठीक है, मैं क्यों दूँ भाई किसी और को, क्योंकि मेरी खुद की नीड्स है। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या काम करा, 200 रुपये कमा लिए, तो मैं सोचूंगा अरे 100 रुपये कल के लिए रख लूँ, अगर कल मैं जॉब पे ना जा पाया तो मेरा कल का भी तो खर्चा निकलेगा, ठीक है। फिर मैं क्या सोचूंगा, अगर मैंने 1000 कमा लिया, मैं सोचूंगा यार 1000 कमा लिया ये तो बहुत ज़्यादा है, चलो इसमें से 200 दान कर देता हूँ, जो नहीं कर पा रहा उसको दे देता हूँ। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि वो पहले तो अपने बारे में सोचेगा, लेकिन वो इतना भी इनकैपेबल नहीं है कि वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे कोविड का टाइम आया, बहुत सारे लोग थे जो अपने अपने घर, अपने प्लॉट बेच के भी लोगों की हेल्प कर रहे थे, उन्होंने तो नहीं सोचा, बट एट द सेम टाइम वैसे दूसरे लोग वैसे भी थे कि इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, अपने घर में राशन का स्टॉक लगा लिया, चाहे दूसरे भूखे मर जाओ। तो वो किस पे बात कर रहा है, रीजंस पे, प्रैक्टिकल रीजंस पे बात कर रहा है। सो इन मैन रीजंस एंड पैशंस आर प्रेजेंट इन बैलेंस्ड फॉर्म। रीजन मतलब पैशन फॉर देमसेल्फ एंड रीजन कि वो दूसरों का भी ख्याल रख सकता है, अपना तो रखेगा, रीजन है उसका भाई पहले मैं अपना ख्याल रखूंगा, उसके बाद वो दूसरों का भी रख सकता है। सो ये दोनों किस फॉर्म में, बैलेंस फॉर्म में। इन द वर्ड्स ऑफ लोक, रीजन इन मैन गाइड्स हिम नॉट टू हार्म अदर इन लाइफ। ठीक है, रीजन क्या करता है, वो गाइड करता है इंसान को कि दूसरों को हार्म नहीं करना, किस बेस में, उसकी लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ठीक है, thus man is rational enough to understand that if he respect the life, liberty, property of other person will also respect his right। उसको पता है कि अगर वो दूसरों की इन चीज़ों में रेस्पेक्ट करेगा तो दूसरे उनका भी करेंगे। भाई मान लो हम क्या कहते हैं कि भाई नेता सबको लूट रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, नेता जो भी स्कीम देगा, जो भी बांटेगा हम भी ले लेंगे, हमें क्या वो है। क्या तुम ये थोड़ी सोचोगे यार नहीं क्या करते हैं कि यार मेरे पास तो है, ये गरीब के पास चला जाएगा तो बेटर है। तो तुम तो ये सोचते हो ना, मेंटलिटी तो ये रहती है कि भाई उसने वो अपनी जेब से नहीं दे रहा, वो भी तो किसी से लूट के ही दे रहा है, तो अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरा क्या बिगड़ रहा है ना। तो अगर सामने वाला आपकी किसी चीज़ की इज्जत करेगा तो आप भी करोगे। अगर आपको लग रहा है सामने वाला ईमानदारी से कमा के ला रहा है गरीबों के लिए मदद करने के लिए और आपको लग रहा है कि आप सक्षम हैं, तो आप वो चीज़ नहीं लोगे,
आप क्या कोशिश करोगे कि वो सही इंसान तक चला जाए। लेकिन आपको पता है कि सामने वाले ने क्या करा है, करप्शन करके कमाया है, तो आप सोचोगे कि पहले मुझे भी मिल जाए, इसका हिस्सा दो, है ना। तो वो यही कह रहा है कि वो भी दूसरा भी दूसरे की इज्जत करेगा। अगर मान लो मेरे को पता है कि भैया तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं करती, तो मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों करूंगा। तो वो ये चीजें समझा रहा है कि ह्यूमन नेचर ऐसा है। नाउ ह्यूमन नेचर से अब समझेंगे क्या, मैंने बताया ना कि ह्यूमन नेचर से स्टेट ऑफ नेचर समझेंगे एंड देन स्टेट आएगा। और इसी के लिए क्या कहा था अरिस्टोटल, स्टेट इज इंडिविजुअल रिटिल लार्ज। ठीक है, स्टेट को समझते हैं। इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि हम स्टेट ऑफ नेचर में नहीं थे, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे शायद ऐसा था। क्या तुम रही हो जंगलों में आदिवासियों की तरह, नहीं रही हो, तो तुम तो अंदाजा ही लगा सकती हो ना। तो अनलाइक हॉब्स वेयर द स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ वॉर बिकॉज मैन डज नॉट हैव सफिशिएंट रीजन, द स्टेट ऑफ नेचर इन लोक इज द स्टेट वेयर द पीस, mutual assistance, goodwill prevails. In the state of nature, people are enjoying natural rights. They are able to do so because of the presence of reason, and therefore the natural law or due process of law exist करता है। देखो ये रियलिटी है। when ये कहा जाता है कि समझो, जब भी स्टेट केओटिक नेचर में होगा, तो यहाँ पर जो स्टेट है उसको क्या होना पड़ेगा, अथॉरिटेटिव बनना पड़ेगा। अगर सब पीसफुल है तो स्टेट को क्या बनना पड़ेगा, लिबरल बनना पड़ेगा। वो अपने आप ही लिबरल बन जाएगा। अब इमेजिन करो, पुलिस वाला खड़ा हुआ है ट्रैफिक लाइट पे। क्यों खड़ा है, क्योंकि उसको पता है हर कोई रेड लाइट जंप करेगा, और रेड लाइट जंप करेगा तो क्या होगा, किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो सकती है। तो पुलिस वाला वहां खड़ा रहेगा ना भाई, हर किसी को पकड़ के चालान काटेगा ना। लेकिन उन्हें पता है कि नहीं, कोई भी लोग इतने ईमानदार है, रेड लाइट हो या ना हो, आपस में इतना कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे कि भैया आराम आराम से निकल जाएंगे। तो वहां पे किसी और की जरूरत क्यों है। तो वैसे स्टेट है। अगर इनकम टैक्स की कोई चोरी नहीं करेगा तो इतने सारे इनकम टैक्स ऑफिसर को जांच करने की और इतना पीछे पड़ने की जरूरत क्या है, इतने केस एफआईआर फाइल होने की जरूरत क्या है, कोर्ट के होने की जरूरत क्या है, नहीं है। तो स्टेट का रोल उतना ही ज्यादा होगा जितना सोसाइटी क्या होगी, केओटिक होगी। और जितना सोसाइटी रीजनेबल होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल कॉपरेशन पे चलेगी, उतना स्टेट का रोल क्या हो जाएगा, बहुत मिनिमम हो जाएगा। आगे समझ। सो अब बात करते हैं वाई कॉन्ट्रैक्ट इन लोग। लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेके आते हैं। सो when the state of nature is a state of peace, goodwill and people are enjoying rights, what is the need of the contract। तो सवाल ये आता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है ना। मैंने बताया ना कि अगर सोसाइटी आराम से चल रही है, जब जैसे मान लो जब इंडिविजुअल लोग रह रहे थे तो उन्हें अपना एक हेड चुनने की क्यों जरूरत पड़ी, अगर सब कुछ पीसफुल में रह रहे हैं। वो अगर पीसफुल में रह रहे तो जरूरत ही नहीं होती। जरूरत तो तभी पड़ी है क्योंकि उनको पता है कि कोई किसी की नहीं सुन रहा, तो एटलीस्ट एक व्यक्ति ऐसा हो जिसकी सब सुने। तो यहां पे जवाब आता है कि दो पीस एंड गुडविल आर प्रिवेलिंग, येट इट इज नॉट रेशनल टू लीव थिंग्स ऑन द गुडविल ऑफ मैन। इफ मैन हैज रीजन, मैन ऑल्सो हैव पैशन। अगर मैन के पास रीजन है तो उसके पास पैशन भी है, और वो सबसे पहले पैशन पे काम करेगा, फिर रीजन पे काम करेगा। Hence, man requires insurance against such scenario, since man can lead a good life even without state. Hence, there is no need for giving absolute powers to the state. Locke also mentions certain inconvenience in the state of nature. What was the inconvenience? क्या था वो convenience? That absence of common authority to make law, execute law and adjudicate law in the state of nature. Common authority was absent, hence everyone was interpreting the natural law according to his own preference। यानी कि वो ये कह रहा है कुल मिला के, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि देखो, हम ये मान रहे हैं कि इंसान के अंदर क्या है, रीज़न है, बट उसके अंदर क्या है, पैशन भी है। तो हम सारी चीज़ें रीज़न के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें क्या ज़रूरत है, स्टेट की ज़रूरत है।
लेकिन इंसान के पास पैशन और रीजन दोनों है। सिर्फ पैशन होता तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे देते, लेकिन इसके पास रीजन भी है, इसलिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी देने की जरूरत नहीं है। उसको क्या देना चाहिए? लिमिटेड। अब सारे के सारे क्या कर रहे हैं? स्टेट ऑफ नेचर यानी कि नेचुरल लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब नेचुरल लॉ को इंटरप्रेट तो कोई भी कर लेगा, तो अगर एक सिंगल अथॉरिटी नहीं होगी तो सिंगल अथॉरिटी किस में? एक में कि एक कानून बनाए, एक उसको एग्जीक्यूट करे, उसको एडजुडिकेट करे। ये तीन बॉडी होनी ज़रूरी है। अगर ये तीनों बॉडी नहीं होगी तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या होगा कि कॉमन अथॉरिटी, क्योंकि ये तीनों कॉमन अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, कॉमन अथॉरिटी की एब्सेंस में क्या होगा? लोग इन नेचुरल लॉ को क्या करने लगेंगे? इंटरप्रेट करने लगेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेंगे, कानूनों को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेंगे, है ना? हाँ जी। अगर मान लो पार्लियामेंट कोई एक सिंगल लॉ ना बनाए तो हम अपनी अपनी मर्जी से बोलेंगे कि यार हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस होती है, दूसरा बोलेगा हमारे यहाँ तो ये होती है, दूसरा बोलेगा हमारे यहाँ तो ये होती है, एक बोलेगा हमारे यहाँ तो 9 साल की लड़की से भी शादी हो जाएगी, एक बोलेगा हमारे यहाँ 20 से होगी, एक बोलेगा 30 से होगी, एक बोलेगा मैं 2 शादी कर सकता हूँ, एक बोलेगी मैं 2 लड़कों से शादी कर सकती हूँ। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि वो अपनी अपने प्रैक्टिस के बेस पे इंटरप्रेट करेंगे उन्हें। तो एक कॉमन अथॉरिटी होनी जरूरी है, बट कॉमन अथॉरिटी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन हु किल्स हिज ब्रदर टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज ए गिल्टी। हम ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि जिसने अपने भाई को मारा वो अपने आप को गिल्टी बोल देगा। क्या बोलेगा वो? नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा वो। सो कॉमन सेंस ऑल्सो सजेस्ट वन कैन नॉट वन कैन नॉट बी लॉयर एंड जज एट द सेम टाइम। कॉमन सेंस हमें यह भी बता रहा है कि वो लॉयर और जज एक साथ नहीं हो सकता, है ना? So hence to remove these inconvenience and to ensure that peace and good will continue to prevail, man enters into the contract. What is the purpose of the contract? The main purpose is the creation of the common authority. Contract का purpose क्या है? Common authority create करना, and this common authority is government. So अगर हम लोग की definition में पढ़े कि in Locke's contract there are 2 contracts where Hobbes देर इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? उसने क्या बोला? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि लोक के कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 2, और हॉब्स के में एक बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट। लेकिन लोक के में क्या है? ये 3, अमंग द पीपल एंड बिटवीन पीपल बिटवीन द स्टेट। पहले तो आपस में लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है एक, ठीक है? जैसे अब समझो, कंपैरिजन समझते हैं हम हॉब्स और लोक का। हॉब्स क्या कह रहा है कि मैन इज डोमिनेटेड बाय पैशन। लोक कह रहा है रीजन एंड पैशन आर बैलेंस्ड फॉर्म, ठीक है? स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स कह रहा है इट इज दी नेचर इज दैट ऑफ वॉर, लाइफ ऑफ मैन इज नेस्टी, पुअर, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। ये क्या कह रहा है? पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। अब म्यूचुअल देखो, अब ये कह रहा है कि अब समझो, ये कह रहा है कि बहुत ब्रूटल है तो मतलब सपोज अगर तुम्हारी और मेरी लड़ाई है तो क्या हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, समझो, नहीं होगा। तो हम दोनों की अगर लड़ाई सॉल्व करनी है तो क्या कराना पड़ेगा कि हम दोनों एक थर्ड पार्टी को चुनेंगे और इसको एब्सोल्यूट पावर देंगे कि जो भी करना है कर, बट ये शांति बना के खिला। तो उस क्या हो गया? सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पर क्या? स्टेट ऑफ नेचर में पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। हम दोनों मिलजुल के काम करेंगे कि भाई तू ये काम कर ले, मैं ये कर लूंगा, ठीक है? तू एक काम कर, तू नोट्स बना ले, मैं तेरे को समझा दूंगा, ठीक है? म्यूचुअल असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। जब हम दोनों म्यूचुअल असिस्टेंस पे काम कर सकते हैं तो यहाँ पर जो स्टेट को हम पावर दे रहे हैं इसको, तो क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि एक पॉइंट पर जाकर हम दोनों की ना बने, इवन तो हम दोनों काम कर रहे हैं, बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि ना बने, तो उस टाइम पर हमारे बीच में फैसला कौन करेगा? स्टेट करेगा, है ना? अब स्टेट करेगा तो स्टेट को हम एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पहले तो हम आपस में डिसाइड करेंगे, फिर स्टेट करेगा। तो जब पहले हम कर रहे हैं तो हमारे पास भी तो कुछ पावर है ना। जब हमारे पास कुछ पावर है तो स्टेट के पास सारी पावर नहीं हो सकती,
आया समझ? हाँ जी। जैसे समझो फैमिली लॉ, फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ में एक फैमिली लॉ एक तरीके का क्या है, पर्सनल लॉ है। और पर्सनल लॉ में स्टेट खुद इंटरवीन नहीं कर सकता, अपने आप नहीं मुंह उठा के आ सकता, अरे दो शादी कर ली चलो इनको जेल भेज दो, नहीं। जब तक इन दोनों के बीच में मतलब मान लो एक ये है हस्बैंड है, यहाँ पे इसकी एक ये वाइफ है, एक ये वाइफ है, तो जब तक इन तीनों में आपस में एक म्यूचुअल असिस्टेंस चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तब तक स्टेट को कोई लेना देना ही नहीं है ना। स्टेट का लेना देना कब होगा, जब इनके आपस में डिस्प्यूट होगा, तो वो जाएंगे कोर्ट, तब कोर्ट फैसला लेगा। ये तो हो गया किसका, लोक का, कि देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द पीपल एंड द स्टेट। एंड अगर हॉब्स का होता तो क्या होता, कि जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है एक्स, इसने शादी कर ली एक ए से एक बी से, स्टेट बोलेगा कि ये तो मेरा कर्तव्य है क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है स्टेट में ये सब मेंटेन करना, तो ये बेशक इसके पास नहीं जा रहे हो लेकिन ये फिर भी इनको सजा सुना रहा है। वो क्या हो गया, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट पावर दे देना वहां पे। आगे समझ? यस सर। ठीक है। सो नो राइट्स वर इंजॉयड बाय पीपल, नॉट इवन सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, राइट्स इंजॉय नहीं हो पा रहे, तभी तो स्टेट को एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी है। एंड पीपल हैव नेचुरल राइट्स, यहाँ पे पीपल क्या कर रहे हैं, नेचुरल राइट्स इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए उस स्टेट्स को लिमिटेड पावर दे रहे हैं। ठीक है। सो नो राइट्स विदाउट स्टेट, यहाँ पे हॉब्स क्या कह रहा है कि कोई भी राइट आपको स्टेट के बिना नहीं मिलेगी। ये कह रहे पीपल हैड राइट्स विदाउट स्टेट, बिना स्टेट के भी राइट्स हैं लोगों के पास। क्यों? क्योंकि वो पीसफुल है, आपस में रह रहे हैं आराम से, कोई किसी की जिंदगी नहीं छीन रहा, कोई किसी को नहीं मार रहा, तो उसकी लाइफ प्रिजर्व हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब एक दूसरे की जान लेने को तुले हुए हैं, तो लाइफ प्रिजर्व नहीं हो रही, तो स्टेट को एब्सोल्यूट अथॉरिटी देनी पड़ेगी। आगे समझ? यस सर। सो बिलीव इन पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या होता है कि जो स्टेट के द्वारा बनाया जाता है। स्टेट इज ओरिजिन ऑफ राइट्स। स्टेट किसका ओरिजिन है, राइट्स का, क्योंकि राइट्स चाहिए इसीलिए हम स्टेट को लेके आए। जैसे कि एग्जांपल यूके, क्योंकि पहले मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर क्या लेके आए, मान लो गवर्नमेंट ले आए, है ना। यहाँ पे क्या है, यूके में हाँ यही होता है फॉलो, क्या जो आपने एग्जांपल लिखा है। क्या कह रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ जैसे कि आपने यूके लिखा है एग्जांपल में, तो ये अभी भी प्रैक्टिस होता है। हाँ और क्या, यूके का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी है। हाँ नहीं है। वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दैट मीन्स यूके गवर्नमेंट हैव एब्सोल्यूट पावर। भाई समझो, पार्लियामेंट के पास, यूके की पार्लियामेंट के पास बहुत बड़ी पावर है, वो जिस पे चाहे कानून बना सकती है, और वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता किसी भी कोर्ट में। हाँ। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं है। लिखा होना चाहिए ना, नहीं है। और एब्सोल्यूट पावर क्यों है? क्योंकि इन्हें किसके राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, लोगों के, राइट। अब टेक द एग्जाम्पल ऑफ ये वाला, मैन हैज नेचुरल राइट्स, एग्जाम्पल यूएसए, लोगों के पास नेचुरल राइट्स हैं। अब नेचुरल राइट्स हैं तो इसलिए स्टेट के पास क्या होगी, लिमिटेड पावर होगी। अब लिमिटेड पावर होगी तो जैसे, अब टेक द एग्जांपल सिमिलर टू यूएस और इंडिया का सिमिलर सा एग्जांपल ले लो थोड़ा सा। जैसे अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा देगा। फंडामेंटल राइट्स आर दी अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो इसलिए ये लिमिटेड गवर्नमेंट हो गई ना, जुडिशियरी पे, एग्जीक्यूटिव पे और लेजिस्लेचर पे। वैसे ही वहां पर यूके में क्या है, फंडामेंटल राइट्स प्रायोरिटी पे है ना। आपने क्या काम करा, आपने किसी के भी वहाँ तुमने देखा होगा कि यूएस में क्या होता है, किसी पे भी उसको सू कर देते हैं, इतने मिलियन का, इतना ये। आप एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई भी ऑफिसर अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खड़ा भी हो गया ना, उस पर भी केस हो जाएगा। तो वाई? द पीपल आर सुप्रीम, स्टेट हैव लिमिटेड पावर, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। आए समझ? आए नहीं? ठीक है। तो कहने का मतलब ये, वहां पे आज भी चलता है, ये एब्सोल्यूट पावर है उनके पास, उनकी पावर लिमिटेड नहीं है।
बट यहाँ पर यूएसए में, इंडिया में द पावर इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने लिमिट की हुई है, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने लिमिट की गई है। ठीक है। So while Hobbes only talks about single contract, Locke talks about two level of social contract. For Hobbes, society, state, government are result of single contract. वो कह रहा है कि वो सब एक ही है, बट मैन बिकम सोशल एंड पॉलिटिकल एट वंस। वो ये कह रहा है कि मैन जो है वो सोशल एंड पॉलिटिकल एक ही साथ में होता है, इसलिए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की ही जरूरत है। बट यहाँ पर लॉक क्या कह रहा है? लॉक however suggests that in the state of nature man was already living in the society. Man enters into two contract. First contract lead to the creation of civil society. यानी कि इनिशियल फेज में स्टेट नहीं था, तब आपस में ही तो रह रहे थे, सिविल सोसाइटी ही तो थी ये। तो ये तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनका ऑलरेडी। एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट टू द क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके बाद उन्होंने क्या काम करा? स्टेट को लेके आए, ये था सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट। So according to the Locke, civil society was formed in first contract. In the state of nature, man was enjoying rights, but there was no formal recognition or guarantee. Hence, the first contract, people have the guaranteed each other's right by giving formal recognition. आगे समझ? तो कुल मिला के वो इन सब चीज़ों में ये दो ट्रीटी को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूडिंग फैमिली एंड गवर्नमेंट आर कॉल्ड सिविल सोसाइटी। फैमिली को हटा दो और गवर्नमेंट को हटा दो, इन दोनों को हटा के सब चीज़ क्या होती है? सिविल सोसाइटी। यानी कि तुम घर से बाहर निकलते हो तब क्या हो? सिविल सोसाइटी के अंदर, है ना। सिविल सोसाइटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट और फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट इज अ फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सिविल सोसाइटीज की तो बात करते हैं हर जगह, राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हम जो चाहे कर सकते हैं टाइप। आगे समझ? सो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम अब बात करें कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ ले जा रहा है हमें? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। पीपल हैव ट्रांसफर्ड 3 ऑफ देयर राइट्स टू द गवर्नमेंट। अब पहला क्या था? पहला कॉन्ट्रैक्ट सिविल सोसाइटी। अब ये सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, और ये गवर्नमेंट जब फॉर्म करेगी ये क्या होगा? सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में ये अपने 3 राइट किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जैसे राइट टू मेक लॉ, कानून बनाना, जैसे पार्लियामेंट वोट डालते हैं ना, अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पावर। देन राइट टू एग्जीक्यूट, कि जो कानून हमने बनाए हैं उसे एग्जीक्यूट करो, लेकिन एग्जीक्यूट कानून के अंदर करना है, अगर कानून से बाहर करोगे तो देयर विल बी अ थर्ड राइट टू एडजुडिकेट लॉ। अब वो जो थर्ड बॉडी होगी वो देखेगी कि तुमने उस पावर से बाहर जाके काम तो नहीं कर रहे। मान लो कानून बनाया हमने, जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी आपस में ये चाहती है कि यार टैक्स रेट ना अमीरों पे ज़्यादा लगे, ठीक है, अमीरों पे क्या लगे? 30% लगे, और गरीबों पे कितना लगे? 10% लगे, है ना। तो इन्होंने क्या काम करा? ये इन्होंने अपनी पावर दे दी कानून बनाने की, किसको? लेजिस्लेचर को। अब लेजिस्लेचर ने सेम कानून बना दिया, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव ने उल्टा कर दिया, उसकी सेटिंग हो गई अमीरों से 10% ले रहा है और गरीबों से 30% ले रहा है, विच इज अगेंस्ट द लॉ। तो देर इज थर्ड बॉडी, दैट इज जुडिशियरी। अब ये क्या काम करेगा? चेक करेगा लॉ को और इस इम्प्लीकेशन को। तो ये क्या बोलेगा? इसमें फटकार लगाएगा कि तुम गलत कर रहे हो, इसको ऐसे सही करो, और हमें पता चल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। Hence emerged the common authority with 3 organs, legislature, executive and judiciary। तो ये याद रखना, ये 3 ऑर्गन किसने डेवलप किए हैं? लोक ने। इससे पहले नहीं था ना, इससे पहले तो स्टेट की बात चल रही है सिर्फ। इसने स्टेट के 3 ऑर्गन बना दिए। अगर सिर्फ स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दे दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसने क्या काम करा? चेक्स एंड बैलेंसेस बना दिए, 3 अलग अलग, एक दूसरे पे नजर रखने के लिए। आया समझ? yes, sir. अगर मान लो मैं एक टीचर हूं, पढ़ा भी मैं ही रहा हूं, ठीक है, पेपर भी मैं ही बना रहा हूं, चेक भी मैं ही कर रहा हूं,
तो भाई मैं तो उनको फेवर करने की कोशिश करूंगा ना जो मेरे से 6 से रहते हैं। लेकिन अगर मैं पढ़ाएगा कोई और, पेपर कोई और बनाएगा और चेक कोई और करेगा, तो इन तीनों का की पावर क्या क्या इनके साथ एक्सप्लोइटेशन होगा फिर, मतलब फेवरेटिज्म के चांसेस कम हो जाएंगे, एक्सप्लोइटेशन कम हो जाएगा। तो इसलिए उसने 3 ऑर्गन बना दिए। मैन हैज नॉट ट्रांसफर्ड इज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया, आर्टिकल 21, पता है ना? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट हमें भी आज भी है। इट इज इरेशनल टू एज्यूम दैट एनी पर्सन कैन लिव लाइफ विदाउट दीज राइट्स। ये बहुत इरेशनल होगा कि अगर कोई भी ये सोचे कि इनके बिना कोई जिंदा रह सकता है। दे आर वेरी फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, दीज आर इनएलिएनेबल राइट्स, इनको नहीं छीना जा सकता। तभी ये आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से है? फंडामेंटल राइट्स, विच इज फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द ह्यूमन। ठीक है। सो लॉक गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो उसने गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट किससे दिया? बाय कंसेंट आएगा। गवर्नमेंट अपने आप नहीं आ जाएगा, स्टेट अपने आप नहीं आएगा, वो किससे आएगा? बाय कंसेंट, यानी कि मीन्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द पर्सन हु आर गोइंग टू रन द गवर्नमेंट, है ना? Those who will get the majority will form the government. Thus, lok support majoritarian model of democracy. Consent represents the free will of the men. और वो क्या कह रहा है? Consent क्या है? Free will of the men है. So there are two things. एक होता है will. जब हम will की बात करते हैं तो will तो कुछ भी हो सकती है। एक हम बात करते हैं free will. Free will का मतलब क्या होता है? कि undue influence नहीं होना चाहिए कोई भी। आपने देखा ना कि दारू लेके, चिकन लेके, पैसे लेके वोट्स को बेच दिया जाता है। वोट देना इन सब से, दैट मीन्स आपकी विल जो थी वो फ्री नहीं थी। ठीक है। और ये यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है कि विल क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए। ठीक है। तो वो विल क्या है? फ्री नहीं है। दैट मीन्स वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहला सकता। गेटिंग माई पॉइंट? सो उसने बोला कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ विल। विल जो होती है वो क्या होती है? 2 टाइप होती है। एक एक्सप्लिसिट होती है और एक टैक्टिक होती है, टैकिट होती है। टैकिट का मतलब हिडन। कैसे? एक्सप्लिसिट मतलब मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम जो हो तुम चलाओगी गवर्नमेंट, मैंने एक्सप्लिसिटली बताया है ये। एक क्या है? मैंने बताया नहीं है। ठीक है। मैं चाहता हूं पर मैंने बताया नहीं है। फॉर दोज हु आर इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में है यानी कि मेजॉरिटी में है, हैज गिवन एक्सप्लिसिट कंसेंट, यानी कि लोगों ने जो मेजॉरिटी के अंदर है उसको कौन सा कंसेंट दिया है? कौन सी विल दी है? एक्सप्लिसिट, है ना? यही है ना? दूसरा क्या है? For those who are in government, minority have given tacit consent. ठीक है। It means that once the government is formed, all are supposed to follow the laws. No one can claim that I will not follow because I have not voted for the party in power. अच्छा। हर किसी को मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंसेंट दो सभी का है। एक मेजॉरिटी के पास कंसेंट है, एक माइनॉरिटी के पास कंसेंट है। मेजॉरिटी के पास एक्सप्लिसिट है और माइनॉरिटी के पास कौन सा कंसेंट है? टैक्सिट कंसेंट है। ठीक है। सॉरी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी कह रहा हूँ, मतलब ऐसे समझो कि एक कैंडिडेट है ए, इसको 100 लोग वोट करने थे, 70 लोगों ने इसको बोला, कंसेंट दिया, एब्सोल्यूट कंसेंट दिया, राइट? 30 लोगों ने इसे वोट नहीं दिया। अब वोट नहीं दिया मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कंसेंट नहीं दिया। भाई वोट नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंट नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि कंसेंट दिया बट एक्सप्लिसिटली नहीं दिया। क्योंकि अगर आप चाहते कि देखो होता है ना कि मैंने तुम्हें एक दिन बताया था, एक्सप्लेन किया था कि 100 रजिस्टर्ड वोटर हैं, वोट डालने 60 गए, 60 में से 40 ने बीजेपी को दिया, 20 ने कांग्रेस को दिया। तो ये जो 40 लोग वोट डालने नहीं गए,
तो इन्होंने भी कंसेंट दिया है। इन्होंने किसको कंसेंट दिया है? इन्होंने उस पार्टी को कंसेंट दिया जो भी जीत जाए। क्योंकि अगर आप चाहते, अगर मान लो 40 में बीजेपी जीत गई, राइट? समझ में आ रहा है ये? नहीं सर। अच्छा दोबारा समझो। देखो, जैसे 100 रजिस्टर वोटर थे, 100 में से वोट डालने कितने आए? सिर्फ 60 लोग वोट डालने आए, 40 लोग वोट डालने आए ही नहीं। ठीक है? अब 160 लोगों में से जो वोट डालने आए थे, 40 लोगों ने बीजेपी को दिया है, 20 लोगों ने कांग्रेस को दिया है। तो कौन जीतेगा? सरकार कौन बनाएगा? जो ज्यादा जीता है। जो जीता, यानी कि बीजेपी को जो 40 वोट मिली है। ठीक है? तो ये कौन सी कंसेंट हो गई? 40 एक्सप्लिसिट, और एक्सप्लिसिट ये भी है, 20 भी है। एक्सप्लिसिट 20 भी है, बट ये दूसरी पार्टी को एक्सप्लिसिट है, राइट? अच्छा। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर, इसकी 40 की। ये जो 40 वोट डालने गए ही नहीं, तो इनका कंसेंट किस तरफ माना जाएगा? इस तरफ माना जाएगा 20 की तरफ, या 40 की तरफ माना जाएगा? माना ही नहीं जाएगा। कंसेंट माना जाएगा मैडम, ऐसा नहीं है कंसेंट नहीं माना जाएगा, कंसेंट माना जाएगा। कंसेंट माना जाएगा 40 की तरफ। अब ये 40 कहेंगे जो वोट डालने नहीं गए थे कि भाई हमारा इस तरफ क्यों मान रहे हो तुम? हाँ। ये बोलेगा ना, हमारा इस तरफ क्यों मान रहे हो? तो हम ये कहेंगे कि भैया आपने बताया थोड़ी है कि मैं इन दोनों में से किसको वोट नहीं डाल रहा। देने जाते तो पता चलता ना, आप देने नहीं गए। आप देने नहीं गए तो मतलब, और उसकी ना देने की वजह से ये जीत गया। अगर आप 40 के 40 इसके अगेंस्ट थे और इसको दे देते तो ये 60 हो जाता, तो ये जीत जाता। तो आप इसको जिताना नहीं चाहते थे, आप इसको जिताना नहीं चाहते थे इसको, इसलिए आपने क्या किया? आप घर बैठ गए। इसका मतलब क्या? इनडायरेक्टली आपने किसको कंसेंट दे दिया? इसको दे दिया। जैसे मान लो तुम रोड पे खड़ी हो, एक व्यक्ति मर्डर कर रहा है, बस तुम खड़े हुए देख रही हो, तो इसका मतलब तुम भी तो उसको सपोर्ट कर रही हो ना। इवन तुम नहीं कर रही हो, बट खड़े होकर उसको रेजिस्ट नहीं कर रही, मतलब तुम सपोर्ट कर रही हो। मतलब समझ में आया? अगर वो बीजेपी को नहीं हराना चाह रहे और नहीं हराना चाहेंगे तो किसको देंगे? बीजेपी से अपोजिट को वोट देंगे। अगर मैं मान लो बीजेपी को, मैं चाहता हूं कि मैं बीजेपी, नहीं चाहता कि अगली बार बीजेपी गवर्नमेंट में आए, सपोज, राइट? मैं क्या काम करूंगा? मैं जाके फिर दूसरी पार्टी को वोट दूंगा ना उसके अगेंस्ट में। लेकिन मैं वोट देने नहीं गया, तो इसका मतलब क्या है? कि मैं उसको हराना नहीं चाहता था। सपोर्ट नहीं कर रहा था तो मतलब हराना भी नहीं चाह रहा था, है ना? तो ये कौन सा कंसेंट हो गया? ये सेकंड वाला हो गया, हिडन कंसेंट जो है। इसीलिए कहते हैं कि आपने वोट किया या नहीं किया, आपको डिसीजन वही मानना पड़ेगा, सबका इक्वल डिसीजन होगा। आया समझ? सो लिखा हुआ है ना, देखो, माइनॉरिटी हैव गिवन टैक्टिक कंसेंट। माइनॉरिटी मतलब कंबाइन, जो भी अपोजिशन में है उस पार्टी के। इवन दो अपोजिशन में 60 बैठ रहे हैं, 20 जो वोट डालने गए थे और 40 जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है, और रूलिंग में कौन है? ये सिर्फ 40। तो इन्होंने फिर भी कंसेंट, कौन सा कंसेंट दिया है? इन्होंने ये वाला कंसेंट दिया है, हिडन कंसेंट। इसलिए इनको ये वाला मानना पड़ेगा। और ये 40 ने एक्सप्लिसिट कंसेंट दिया है। आया या नहीं आया? और समझाऊं दोबारा? नहीं, आ गया। आ गया ना? So it means that once the government is formed, all are supposed to follow the laws. No one can claim that I will not follow because I have not voted for the party in power. देख रहे हो? I have not voted. यानी कि जिसने फेवर में वोट किया है, जो गवर्नमेंट बनी है ना, कोई भी बनी है, XYZ कोई भी गवर्नमेंट बनी, उससे अपोजिशन में जो भी होगा, चाहे उसने वोट डाला चाहे उसने वोट नहीं डाला, सब कौन से कंसेंट में आ जाएंगे? इस वाली कंसेंट में। अभी जैसे बीजेपी को छोड़ के जो रूलिंग पार्टी है, जो जिन्होंने सरकार बनाई है, उससे अपोजिशन जितने भी लोग हैं, जिन्होंने वोट देके कांग्रेस को सीट जिताई या अदर पार्टी को सीट जिताई, और कुछ लोग जो घर में बैठे थे वोट डालने भी नहीं गए, वो सब कौन से कंसेंट वाले बन गए? ये वाली कंसेंट।
और जिन्होंने एक्सप्लिसिटली दिया है वो कौन सी कंसेंट बन गई, ये वाले, ठीक है, रूलिंग वाले एक्सप्लिसिट। आ गया? सो लेट्स टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिंस द गवर्नमेंट इज नॉट नेसेसिटी, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। अनलाइक हॉब्स हु गिव्स एब्सोल्यूट पावर, लॉक गिव्स ओनली लिमिटेड राइट्स। लॉक ने क्या किया है, सिर्फ लिमिटेड राइट्स दिए हैं, किसको, गवर्नमेंट को। जैसे पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स। देयरफॉर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, that is right to life, liberty and property. What does it mean? It means government cannot take away these rights, which means it cannot make any such law which deprive a person from his life, liberty and property. Why? Because we cannot expect any reasonable person ever willing to transfer his right to life, liberty and property. हो सकता है? नहीं हो सकता ना. It also means that government has no original powers, ओनली डेलीगेटेड पावर्स। तो यानी कि गवर्नमेंट के पास कभी ओरिजिनल पावर थी ही नहीं, वो कौन सी थी, डेलीगेटेड हैं। हाँ, मतलब लिमिटेड पावर दी गई है जो सिर्फ ट्रांसफर की गई है, यानी कि डेलीगेट की गई है। डेलीगेटेड पावर मीन्स इट कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन विल, इट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। इट मीन्स द गवर्नमेंट इज ए ट्रस्ट and the people are trustee, government has to act according to the wishes of the trustee. अब होता है ना कि गवर्नमेंट, लोग चाहते थे कि कांग्रेस से परेशान हो गए, राम मंदिर वगैरह ये सब बनना चाहिए, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग वोट डाल दिया और सरकार ने उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया। अब लोगों को लगेगा कि नहीं, अब ये हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, हमारे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, वो तुरंत उसको बदल देंगे, है ना। आगे समझ। तो पावर क्या दी है उसने, लिमिटेड दी है। What if government does not act according to the wishes of the trustee? अगर गवर्नमेंट उनकी विशेष के अकॉर्डिंग काम ना करे तो पीपल विल हैव राइट टू रिवोल्ट। जैसे आपने देखा नेपाल में, आपने देखा बांग्लादेश में। पीसफुल रेवोल्यूशन, देयर इज नो नीड ऑफ वायलेंस बिकॉज पीपल आर रेशनल, हैंस द प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग्स। दस फॉर लिबरल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नेसेसरी कॉम्पोनेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब उसने क्या बोला, अब देखो ओरिजिन, चीज़ों का ओरिजिन हो कैसे रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर ना दे के हमने कौन सी पावर दी, लिमिटेड पावर दी। क्यों लिमिटेड पावर दी, क्योंकि हमने कुछ काम दिए हैं करने के लिए। अगर ये इसके अगेंस्ट काम करेगा, हमारी विल के अगेंस्ट काम करेगा, तो हम क्या काम करेंगे, हम रिवोल्ट करेंगे। बट रिवोल्ट ऐसे नहीं करेंगे कि भाई तलवारें उठा ली और बंदूकें उठा ली। हम पीसफुल, जैसे प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। बट प्रोटेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, वहां जाके गूंगे होकर थोड़ी बैठ जाएंगे। हमें क्या चाहिए, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुल, फंडामेंटल राइट्स है ना। आप पीसफुली राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ये भी फंडामेंटल राइट्स है। एक्सप्रेशन होना चाहिए, और ये सारे किसके कंपोनेंट है, डेमोक्रेसी के। तभी तो आप अपनी वॉइस रखोगे कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। अगर आपको पता है कि स्टेट गलत कर रहा है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना हो, तो आप क्या उसके अगेंस्ट वॉइस उठाओगे, नहीं उठाओगे, ठीक है। अगर उठाओगे भी, स्टेट के पास अगर स्टेट को ज़्यादा पावर दे दी, तो वो क्या काम करेगा, आपको उठा के बंद कर देगा, फांसी पे चढ़ा देगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये इसके पास एब्सोल्यूट पावर रहेगी और ये हमेशा पावर में रहेगा। लेकिन अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगी, तो आप क्या काम करोगे, बाहर उतरोगे, अपने मुद्दे उठाओगे, लोगों को बताओगे कि ये गलत कर रहा है, देन फिर उसके बाद वो अगेन वोटिंग के थ्रू वो अपनी फिर से एक विल देंगे, और वो विल में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, राइट। सो रेवोल्यूशन इन सिंपल सेंस मीन्स चेंज इन द सेट ऑफ पर्सन्स रूलिंग। रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि तोड़ फोड़ कर दो, उसका मतलब है कि जो रूल कर रहा है सिर्फ उनको हटा दो। सो व्हाट आर द कंडीशंस वेयर पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट। कब कब लोगों के पास राइट टू रिवोल्ट होगा, पहला, व्हेन द गवर्नमेंट एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल, इफ द एग्जीक्यूटिव डज नॉट अलाउ लेजिस्लेचर टू फंक्शन, if executive does not implement the laws passed by the legislature, if executive put people under the rule of foreign prince or the government। ठीक है, आगे समझ। तो मतलब ऐसे ये सिर्फ यही नहीं है, देयर आर मैनी थिंग्स, बट आपको अपनी रीजनिंग डेवलप करनी पड़ेगी ना। सो लोक बात करता है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब लोक बात करता है थ्योरी ऑफ राइट्स एंड प्रॉपर्टी की।
सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स पे थ्योरी देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लोक, याद रखना। सो अकॉर्डिंग टू लोक, नेचर इज ए सोर्स ऑफ राइट। In a state of nature, man was able to enjoy natural rights because man has reason and reason guide him not to harm life, liberty and property of others. So reason denotes natural law. In the state of nature, man was able to enjoy natural rights because the presence of natural law or reason, it implies that the ultimate guarantee for the protection of the rights is rights is reason in man. ठीक है, तो वो क्या काम करेगा इस हिसाब से? वो उसकी के राइट्स को, उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेंगे आपस में, क्योंकि वो है ना फर्स्ट ट्रीटी यही तो है। और फर्स्ट ट्रीटी में जब आपस में सिविल सोसाइटी एक दूसरे के राइट्स की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी की, राइट की, लाइफ की, लिबर्टी की, तो ये क्या होगा कि ये राइट उसको नहीं दिए जाएंगे स्टेट को। स्टेट का काम सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन करना होगा, है ना। सो इसने बोला कि नो लॉ नो लिबर्टी, मतलब नो लॉ नो लिबर्टी लोक ने क्यों कहा है? इन अबव स्टेटमेंट लोक हैज एस्टेब्लिश्ड दैट रीजन मतलब नेचुरल लॉ और द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज द अल्टीमेट गारंटी फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी। In the state of nature, man was enjoying the natural rights. In the words of Locke, reason is man guides him not to harm the life, liberty, and health and property of the others. Hence, reason, natural law ensure that the state of nature is a state of peace, mutual assistance and goodwill. वो ये कह रहा है कि जो लॉ है, बेसिकली लॉ कौन सा है? नेचर का है। अगर नेचर का लॉ ही ना हो तो लोगों के पास लिबर्टी ही नहीं होगी इंजॉय करने की। तो लॉ था, लॉ किसका था? नेचुरल लॉ था। नेचुरल लॉ मतलब रीज़न का लॉ था। और रीज़न का लॉ क्या था कि इंसान को, व्यक्ति को किसी की भी लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने क्या काम किया? स्टेट का काम क्या है? उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि हर चीज़ पीसफुल है, वो है, ठीक है, क्योंकि वो ये राइट्स नहीं दे रहे हैं किसी को भी कि हार्म कर सके। लिबर्टीज ऑफ मैन रिमेन प्रोटेक्टेड इवन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट। जो इंसान की लिबर्टी है वो भी हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी इवन दो गवर्नमेंट बना दी गई हो। लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट हैज टू अफर्म द लॉ ऑफ रीजन और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एग्जाम्पल, man has not transferred his right to life, liberty and property, hence state cannot make any such law which deprive man from his natural rights. Its state makes any such law has no validity. It cannot be treated as reasonable, fair and just. In such situation people will have right to revolt. अब जैसे होता है ना कि राइट टू प्राइवेसी, अभी कई बार वो बोला है, अगर आपके पास राइट, जो रेपुटेशन है ना, रेपुटेशन वो भी आपकी राइट टू लाइफ का पार्ट बनता है। आपका प्राइवेसी भी राइट टू लाइफ का पार्ट बनता है, ठीक है। प्राइवेसी राइट टू लाइफ का पार्ट कैसे बनता है? मान लीजिए आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर देंगे, आपको बता दिया, पुलिस वालों ने बता दिया किसी गुंडे को कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, किसी को भी बता दिया, तो भैया आपकी प्राइवेसी ब्रीच हुई, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच ही नहीं कर सकता। आप कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट? है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। Thus, it is mandatory that law made by government affirms to the principles of reason. Government is a trust. People are trustee. Government has no original powers. Government has only delegated powers. Thus, reasons or natural law is a guarantee of peace and hence no law or reason, no liberty. अगर रीज़न ही नहीं होगा तो क्या? लिबर्टी भी नहीं होगी। तो रीज़न है इसलिए लिबर्टी है। रीज़न क्या है कि आप राइट, उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, उसकी लाइफ नहीं छीन सकते, उसकी लिबर्टी नहीं छीन सकते। It also indirectly implies that to be able to enjoy liberty, man has to be reasonable. मैन को क्या करना पड़ेगा? रीजनेबल होना पड़ेगा अगर लिबर्टी इंजॉय करनी है। रीजनेबल होने का मतलब ही लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। अगर आप रीजनेबल नहीं है तो लॉ ही नहीं है। मान लो मुझे पता है कि तुम्हें नहीं मारना क्योंकि तुम्हारा अधिकार है जीने का, दैट मीन्स आई हैव रीजन। तो वो क्या है? एक नेचुरल लॉ है, तो मैं तुम्हारी लाइफ कभी छीनूंगा ही नहीं। लेकिन मेरे को पता है कि भैया नहीं, मेरे को तो मज़ा आ रहा है इसको पीटने में, इसको मारने में, तो मेरे पास रीजंस नहीं है। मेरे पास क्या है? सिर्फ पैशन है। पैशन किसके लिए? खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है।
तो मैं उसमें फिर मारूंगा तो भाई सामने वाले की जान जाएगी, तो लिबर्टी है ही नहीं उसकी फिर, राइट। So the concept of due process of law is found in the Indian Constitution of Article 19, according to which government can impose only reasonable restrictions. In Menka Gandhi case, Supreme Court held that even Article 21, the concept of due process of law is present in the doctrine of procedure established by law. ठीक है, 21 राइट टू लाइफ है ना। हाँ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें तभी तो उन्होंने बोला है, देखो व्हाट इज प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये वर्ड जो है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि वो प्रोसीजर जो कानून ने बना दिया। तो कानून ने क्या बनाया, कानून ने सिर्फ ये बोला आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन पर्सनल लिबर्टी क्या है ये नहीं बताया। बट धीरे धीरे वेरियस जजमेंट से बाय यूजिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब कि ये बताना भूल गया लॉ, इसलिए हम बता रहे हैं, उस प्रोसेस में रह गया था ये, तो हम क्या बता रहे हैं कि राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, ये सब राइट टू लाइफ को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आया समझ? It can be noted that even Hobbes says that no law no liberty. Hobbes ने क्या बोला कि no law no liberty. However, the meaning of word law is interpreted differently by Hobbes. By the word law, Locke suggested reason or natural law. However, when the Hobbes used the word law, he means to suggest a positive law. That देखो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों लॉ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हॉब्स है और यहाँ पे लॉक है। हॉब्स कह रहा है कि ये लॉ क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मतलब जो स्टेट ने बनाया है। अगर स्टेट आपको जिंदगी देना चाहता है, राइट टू लाइफ देना चाहता है तो आपको होगी, अगर स्टेट नहीं देना चाहता तो नहीं होगी, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, ये क्या है, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ मतलब कि उसके पास राइट टू लाइफ होगा ही होगा, कोई उससे छीन नहीं सकता, क्योंकि स्टेट उसको नहीं दे रहा, ये उसके पास पहले से था। अब स्टेट को ये क्या कह रहा है, स्टेट की जिम्मेदारी है इसको बचाना, इसको प्रोटेक्ट करना। आगे समझ? ठीक है। अब नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी। द सोल पर्पस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। लोक ने क्या बोला, कॉमनवेल्थ को बनाने का रीजन ही क्या था, प्रॉपर्टी को बचाना। लॉक इज ए स्कॉलर ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। लॉक किसका स्कॉलर है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास। इट मींस मैन हैज एब्सोल्यूट राइट टू हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी छीन नहीं सकता। वाई मैन शुड हैव एब्सोल्यूट राइट ओवर हिज प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर, उसकी मेहनत का इनाम है वो, एंड लेबर इज ए पार्ट ऑफ मैन्स पर्सनैलिटी, और मैन की जो भी पर्सनैलिटी होगी वही उसका लेबर है। मान लीजिए अशोक एक बहुत बड़ा योद्धा था, तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी उसी से तो महान योद्धा बना है वो, है ना। तो वो ये कह रहा है कि मैन शुड हैव एब्सोल्यूट राइट ओवर द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर। इफ स्टेट टेक्स अवे द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन, इट वॉयलेट्स द डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन, it commits the act of aggression, man should have absolute right or entitlement over the property. भैया मैंने दिन रात मेहनत करी है ना, तो वो मेरा इनाम है। अब मेरा इनाम कैसे छीन लोगे आप, किस हक से छीन लोगे? अगर आप ऐसा करोगे तो वो क्या है, मेरी इंसल्ट है, मेरी डिग्निटी को आप हार्म कर रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, पर्सन हैज एब्सोल्यूट राइट ओवर हिज लेबर, द लेबर ऑफ हिज स्लेव्स एंड द लेबर ऑफ हिज हॉर्स, ठीक है। Thus he justifies absolute right of property, यानी कि उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी चाहे उसके स्लेव का लेबर हो, चाहे उसके हॉर्स का लेबर हो, है तो उसी का ना, तो इसलिए उसके पास क्या है, एब्सोल्यूट राइट है। आज के टाइम पे एक कंपनी में एक एम्प्लॉय चाहे 10,000 की सैलरी पे काम कर रहा है या 10 लाख की सैलरी पे काम कर रहा है, अल्टीमेट जो फ़ायदा होता है वो ओनर को ही तो होता है, असली मालिक तो ओनर ही तो है, चाहे मैंने अपनी दिन रात गवाई है ना। आउट ऑफ ऑल राइट्स, प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, हैंस एट टाइम लॉक
uses the term right to property to include life and liberty. ठीक है, आगे समझ. Now origin of property समझते हैं. According to Locke, initially property was held in common. मैंने बताया ना, primitive communism, tribal form type. It is common sense that property can never remain in common. तो वो क्या हुआ, डिवाइड होना स्टार्ट हो गई. Those who were industrious, enterprising became the owner. Those who were lazy, quarrelsome and daydreamers remained poor. ठीक है. तो भाई जो मेहनत करेगा, मान लो यार मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, तुम दिन रात मेहनत कर रही हो, तो हम डिजर्व करते हैं ना. अब कोई सोच रहा है, अब देखो कम्युनिज्म का क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ. एक समझो कि भैया हमने क्या काम करा कि एक घर में 4 भाई हैं. 4 भाई में से एक भाई कमा रहा है 1 लाख रुपए महीना, ठीक है, और वो घर में आके दे रहा है, तो वो चारों भाइयों में डिवाइड हो गया 25K में. तो एक टाइम पर इस जो व्यक्ति बाहर जाके हार्डवर्क कर रहा है और ये जो 3 घर में बैठे हैं, खा रहे पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, तो भैया ये गलत है ना इसके कंपैरिजन में कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस कर रहा है. तो असली मालिक कौन होना चाहिए, ये. और ये क्या है, लेजी हैं. तो ये क्या हो जाएगा, अब जब सब अलग अलग हो जाएंगे, ये लेजी हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये गरीब रह जाएंगे, ये अमीर हो जाएगा. फिर ये सब रोएंगे कि अमीरों के पास बहुत पैसा है, हमें तो कुछ नहीं मिला. क्यों? क्योंकि भाई उनमें से किसी ने तो काम किया है ना, मेहनत का है भाई उसका. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू लॉ, गॉड हैज क्रिएटेड एप्पल, मिल्क, मीट टू ईट एंड ड्रिंक एंड नॉट टू सेक्रीफाइस. भगवान ने क्या काम किया है, जैसे एप्पल है, दूध है, मीट है, ये सब खाने और पीने के लिए बनाए हैं, इनको सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बनाया. दस लोक इज ऑल्सो यूटिलिटेरियन, वो यूटिलिटी पे बात करता है. दोज हु आर इंडस्ट्रियस विल बी एबल टू लीड गुड लाइफ. ऑब्वियसली किसी की मेंटेलिटी नौकरी करने की होती है, किसी की बिजनेस करने की. तो भैया उसकी बिजनेस की मेंटेलिटी थी, उसने हार्डवर्क किया. जैसे क्या होता है कि समझो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए भाई कहीं से पैसा उठाएगा, उधार ये वो करेगा, इधर उधर से इस ऑर्गेनाइजेशन में लगाएगा. यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, एम्प्लॉय बोलेंगे ओ खुद तो भाई सारे मज़े ले रहा है, इतना सारा पैसा कमा रहा है, हमें तो कम सैलरी दे रहा है. बट रिस्क पे तो सबसे ज़्यादा यही था ना. आपको क्या काम करते, एक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन चले जाते. लेकिन अगर बर्बाद होता, कर्जा होता लोगों का, तो वो इस पे होता ना. तो रिस्क टेकर, असली रिस्क टेकर कौन है, ये, ना कि आप. तो असली फ्रूट किसको मिले, फिर इसको मिले, है ना. तो यहां पर बट वो बहुत सारी चीजें नहीं देखते, वो कहते हैं हमारा हक है इस चीज पे, ये सब चीजें. तो वो हम सारा कम्युनिज्म वाले में उसमें पढ़ेंगे. तो ये समझ में आया. सो देयर आर लिमिटेशंस ऑन राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी पे कुछ लिमिटेशंस बताई है. तो लोक ने बोला देयर आर 3 लिमिटेशंस. जैसे लेबर लिमिटेशन, इट मीन्स ओनली द प्रॉपर्टी इज जस्टिफाई विच इज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर. सिर्फ लेबर जो मेहनत से कमाई है, सिर्फ वही आपकी राइट टू प्रॉपर्टी हो सकती है. ना कि जैसे मान लो एक IAS ऑफिसर है, वो अपना ईमानदारी से मेहनत से कमा रहा है, तो जो भी उसने कमाया उस पे हक उसका होगा. बट उसने अगर रिश्वत लेके कमाया है तो उस पे हक नहीं हो सकता. आया समझ. तो लिमिटेशंस लगा दी कि आपको सिर्फ जस्टिफाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए. दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल, सभी के पास होने चाहिए, किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते. नो वन कैन डिप्राइव द अदर फ्रॉम हीज राइट टू प्रॉपर्टी अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स. यानी कि ये फ्यूडल लॉर्ड्स की बात कर रहा है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास सारी ज़मीन होती थी ना, वो किसी को भी ज़मीन लेने से, खरीदने से, उसके हक से दूर नहीं कर सकते. और फ्यूडल लॉर्ड्स की क्यों बात की है, क्योंकि मैंने बताया कि ये सोसाइटी यहाँ पे कैपिटलिज्म की तरफ ट्रांजिस्ट हो रही है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, फ्यूडल्स है. ठीक है. एंड नो राइट टू स्पॉइल प्रॉपर्टी, और आपके पास उस प्रॉपर्टी को बर्बाद करने का भी कोई राइट नहीं हो सकता. आगे समझ आया, समझ आया. Thus the limitations are actually no limitations, they all favor the capitalist class
फॉर कैपिटलिस्ट क्लास प्रॉपर्टी इज सेक्रेड, इट इज़ अ सोर्स ऑफ वर्चुअस लाइफ। तो अल्टीमेटली वो कैपिटलिस्ट क्लास को ही फेवर कर रहा था, बट ऐसा नहीं है, उसने जो बोला वो सही बोला है। अब उसको आप कैसे भी इंटरप्रेट कर लो। नाउ द सोल पर्पज फॉर विच स्टेट इज क्रिएटेड इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ये कहा गया कि जो स्टेट आया है ना, उसका असली पर्पज क्या है? प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इन सब को प्रोटेक्ट करना। So Locke is known as scholar of possessive individualism. He is known as scholar of possessive individualism because of the justification of the absolute right of property. He established property as a sacred institution. God has created property so that man can lead good life. God has not created property so that man destroys it. ठीक है? Man has natural right to life, right to property. Right to property is most important of all rights, as it includes rights of life and liberty. Man has not transferred his right to property. कुल मिला के ये वही सारी बातें कर रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। नाउ state cannot make any such law which deprives a person from his absolute right to property. If state deprives a person, man has right to revolt. State has been created not to limit the property but to protect the property. जैसे केशवनंद भारती केस का जजमेंट देखा है ना, तो सेम ही तो है, ठीक है। Man has absolute right over the property because property is the product of the labor of the man. It is the entitlement of the man. Man should have absolute right over one's personality. Thus Locke justifies absolute right to property through though he puts limitation like labor limitation, spoilage limitation, yet he suggests that the role of state is just like that of night watch. उसने बोला कि किसकी तरह काम है? एक नाइट वॉच की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम है, उसको प्रोटेक्ट करना, ना कि उसको छीनना, ठीक है। आगे समझ। अब बात करते हैं उसका लास्ट, ये टॉलरेंस पे भी जो बात की, लॉक ऑन टॉलरेशन। लॉक रिकमेंडेड दैट स्टेट टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन टुवर्ड्स द फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन. Hobbes does not provide even religious freedom and state can dictate in the matter of religion. ठीक है, तो इसमें ये वाला भी कंपैरिजन है कि हॉब्स ने एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी। भाई एब्सोल्यूट अथॉरिटी अगर आज के टाइम में हम गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दे तो आपको पता है ना कि बहुत सारे धर्म गायब हो जाएंगे, है ना। मतलब क्या? मान लो समझो कि एक स्टेट है ए, यहाँ पर स्टेट में रहते हैं 3 रिलीजन X, Y, Z, ठीक है। X इज इन डोमिनेटिंग फेज, सबसे ज़्यादा ये है, फिर उसके बाद कम ये, उससे कम ये। ए जो स्टेट को रूल कर रहा है, वो इन दोनों को पसंद नहीं करता, और अगर इसके पास एब्सोल्यूट लिबर्टी आ गई, एब्सोल्यूट अथॉरिटी आ गई, और ये टॉलरेंट नहीं हुआ टुवर्ड्स अदर रिलीजन, तो ये इन दोनों को मिटा देगा, सिर्फ एक ही रह जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस कौन दे रहा है? आर्टिकल 25, दैट स्टेट इज लिमिटेड विद द आर्टिकल 25। आप दूसरे के धर्म 25 से लेकर 28 तक का जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, क्योंकि स्टेट नहीं जा सकता बियॉन्ड उसके बिना। जैसे अभी लेके आई ना गवर्नमेंट वक्फ एक्ट, दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशियरी ने उसके कुछ क्लोज को वो कर दिया, ऑब्जेक्शन उठा दिया, राइट। अब आप एग्जांपल लो, जैसे आप मिडिल ईस्ट में जाओ, मिडिल ईस्ट में स्टेट के पास सुप्रीम सॉवरेनिटी है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है बेसिकली, तो वो क्या काम करते हैं टुवर्ड्स अदर रिलीजन, जैसे कि जूइस हो गए, बहुत सारी अलग अलग है, उनको मार मार के भगा दिया वहाँ से, नंबर बहुत डाउन हो गया। आपने रोहिंग्या मुस्लिम देखा तो उनको वहाँ से भगा दिया। आप देखो म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार मार के भगा दिया था, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट को टॉलरेंट होना पड़ेगा, और स्टेट टॉलरेंट तब होगा जब उसके पास लिमिटेड पावर होगी। अगर एब्सोल्यूट दे दोगे तो वो टॉलरेंट नहीं होगा।
So according to Locke, no one listens to the magistrate in the matter of conscience. However, he suggests state to tolerate the people following any religion, but state should not tolerate atheist. उसने बोला एथीस्ट को मत करना क्योंकि वो रिलीजन्स के अगेंस्ट हो जाएगा. स्टेट शुड थ्रो देम आउट. क्योंकि वो ये कह रहा है कि कोई किसी को तो माने, लेकिन अगर कोई किसी को नहीं मानता तो आप उसको भगा दो यहां से. आया समझ? असेसमेंट ऑफ लॉक थोड़ा समझ लेते हैं. लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट. वो कंप्लीटली क्या है? एक इंडिविजुअलिस्ट है. कैसे? फॉर इंडिविजुअलिस्ट सेल्फ इज प्रायर टू द होल. इंडिविजुअलिस्ट के लिए क्या होता है? वो खुद पहले होते हैं. और खुद में मैंने क्या बताया? राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, ये सब क्या है? खुद है. हाँ. ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म dates back to the sophism. Individualism emerged as a prominent philosophy in modern times. Locke is also individualist in both methodological sense as well as normative sense. He also builds his social contract on the individualistic nature of man. However, individuals in Locke is more enlightened than the individuals in Hobbes. Since individuals is more enlightened, Locke's create limited state. Locke is normative. हैं? हाँ, बिल्कुल. Yes. So Locke is normative individualist as he gives the theory of natural rights of men. He suggests that consent as the basis of authority. Government has no original powers. People have right to revolt. He gives absolute right over the property. Hence, he is also called the scholar of possessive individualism. Thus, Locke is also individualist. Hobbes is known as the greatest of all individualists. Hobbes को क्या कहा जाता है? Greatest of all individualist. But Locke क्या था? वो भी एक individualist था. Whereas Locke is called individualist out and out or throughout. Locke is called as individualist out and out because unlike Hobbes, who does justify the absolutism of the state, Locke nowhere talks about absolutism of the state. If it is said that the Hobbes begins as an individualist but ends as absolutist. Hobbes ने इंडिविजुअलिस्ट की तरह स्टार्ट किया था, बट उसने ख़त्म कैसे किया? एब्सोल्यूट की तरह. ठीक है. ये किसने बोला? मैकफेरसन ने बोला. बट लॉक रिमेन्स इंडिविजुअलिस्ट थ्रू आउट. उसका स्टेट देखो, यहाँ पे दो चीज़ों की बात समझो. अब ये इंडिविजुअल है, ये स्टेट है. ठीक है. तो हॉब्स ने इंडिविजुअल से स्टार्ट किया, बट वो ख़त्म कहाँ पर हुआ? यहाँ जाकर. लॉक ने इससे स्टार्ट किया, बट इसी पे ही ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एब्सोल्यूट पावर दे गया स्टेट को, इसने लिमिटेड पावर दी. लिमिटेड पावर क्यों दी? क्योंकि ये प्रायोरिटी है. आया समझ? तो ये है इसका अंतर. मैंने कहा था ना कि दोनों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें हॉब्स एंड लॉक जब तुम लॉक्स पढ़ोगी. क्योंकि सिर्फ हॉब्स पढ़ के समझ में नहीं आता. जब आप कंपेयर करते हो लॉक्स के साथ, तब आपको हॉब्स अच्छे से समझ में आता है. ठीक है. तो हमारा ये टॉपिक होता है यहाँ पे ख़त्म. तो इसको एक बार अच्छे से कर लेना.